नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो से रिलेवेंट कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमने इससे पहले 20 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो आपको बताना जो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम का अंतर विस्तार है उसमें कितना अंतर है। ऑप्शन ए 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी 27 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 43 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 72 किलोमीटर। तो आपको बताना है राजस्थान का जो पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम है उसमें जो विस्तार है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से भारत में कुल क्षेत्रफल का 1/10 भाग 10.74% है। तो यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। वहीं जबकि पूर्व से पश्चिम का ये विस्तार है ये आपके 826 किलोमीटर है, और वहीं पूर्व से पश्चिम का जो ये विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। तो आपको यहाँ माइनस करना था 869 में से 826 किलोमीटर को, तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इसका जो आपको माइनस करने पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आपके ऑप्शन सी, यानी लगभग 43 किलोमीटर का अंतर जो है पूर्व से पश्चिम और पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम के विस्तार में जो अंतर है वो है आपके 43 किलोमीटर का। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 43 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, रेड कोर जो है कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है यहाँ पर नवंबर 2004, या ऑप्शन बी है आपके अक्टूबर 2004, या ऑप्शन सी है आपके यहाँ पर नवंबर 2011, या फिर आपके अक्टूबर 2011। तो आपको बताना है जो रेड कोर है वो कब स्थापित किया गया। तो इसका प्रश्न का जो दोस्तों आपके करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी, यानी अक्टूबर 2004 में जो है आपके रेड कोर की स्थापना की गई। इससे रिलेवेंट देख लेते हैं। तो देखिए रेड कोर जो है आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। तो रेड कोर क्या है? रेड कोर जो है आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान है, और इसकी स्थापना जो है 2004 में की गई थी। और इससे रिलेवेंट देखें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड रेड कोर को राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 50-50% इन 50-50% की संयुक्त भागीदारी के साथ बनाया गया है। यानी इसमें 50% भागीदारी है वो सरकार की रहेगी, और 50% है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है उसकी रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सभा कौन सा है। तो आपको बताना है राजस्थान में जो है किस खास दिन जो है अबूझ सावे के रूप में बहुत सारी शादियां होती है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने शरद पूर्णिमा, ऑप्शन बी आका तीज, या ऑप्शन सी करवा चौथ, या ऑप्शन डी निर्जला एकादशी। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सभा है वो कौन सा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो अबूझ सावे के रूप में वो अक्षय तृतीया या आका तीज का जो दिन है वो अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, प्रश्न है बेवाण कला संबंधित है
यहाँ पर प्रश्न है आपके कि बेवाण कला जो है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रस्तर मूर्ति कला से, ऑप्शन बी है आंगन चित्रण से, या ऑप्शन सी मृण कला से, या ऑप्शन डी काष्ठ कला से। तो आपको बताना है बेवाण कला है उसका संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी काष्ठ कला से। बेवाण कला का संबंध किससे है? बेवाण कला का संबंध जो है आपके काष्ठ कला से है। तो ये इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं। तो देखिए बेवाण कला की संबंधित क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। बेवाण कला जो है आपके राजस्थान लोक कलाओं में से एक है जो मुख्य रूप से लकड़ी से संबंधित है यानी काष्ठ से संबंधित है, और ये एक प्रकार का सिंहासन होता है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसे लघु मंदिर भी कहा जाता है। तो ये जो आपके काष्ठ से निर्मित होती है, काष्ठ यानी लकड़ी से, और ये एक प्रकार का सिंहासन है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, इसे लघु मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ प्रश्न है कि अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी संगमरमर, या ऑप्शन डी फेल्डस्पार। तो आपको बताना है अक्वाली निक्षेप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या लोहे के लिए है, तांबे के लिए है, संगमरमर के लिए है, या फेल्डस्पार के लिए है। तो आपके क्वेश्चन संख्या 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तांबा। अक्वाली निक्षेप जो है आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अक्वाली निक्षेप के लिए क्या कुछ कौन सी खदानें प्रसिद्ध हैं। तो देखिए अक्वाली निक्षेप जो है तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनमें कौन कौन सी खदानें वो भी देख लेते हैं। तो देखिए खेतड़ी नगर, कोलियान, सिंगाना, खेतड़ी, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी और बनीवाला की ढाणी, ढोलामाला, अक्वाली, पचेरी, रघुनाथगढ़, माकड़ो, बागेश्वर, खरखड़ा, श्यामपुर, बिटेरा, वसंत विहार, जसरापुर, मुद्रापुर, भोजनपुरा, ये जो है तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो अक्वाली निक्षेप भी तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये अक्वाली निक्षेप दे रखा है। और बाकी जो ये खदानें है जितनी भी खेतड़ी नगर, कोलियान, सिंगाना, खेतड़ी, बनवास, चांदमारी, तो ये सब जो है आपकी तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है। तो आपको यहां पर बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपके सामने बूंदी, ऑप्शन बी है आपके सामने गैटोर, या ऑप्शन सी है आपके सामने मांडल, या ऑप्शन डी है आपके सामने बारडोली। तो आपको बताना है महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहां स्थित है। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहां पर डी यानी बारडोली। बारडोली में जो है महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है आपके वर्ष 1950 से लेकर 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है। तो आपको बताना है कि जो कालीबंगा है उसके उत्खनन कार्य में 1950 से लेकर 1953 के बीच जो उत्खनन कार्य में ऐसा कौन से पुरातत्ववेत्ता है जिनका प्रमुख योगदान रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, या ऑप्शन सी आर.सी. अग्रवाल, या ऑप्शन डी अमलानंद घोष। तो आपको यहाँ पर बताना है 1950 से 53 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य में जिस प्रमुख पुरातत्ववेत्ता का योगदान रहा है वह कौन सा है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अमलानंद घोष। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमलानंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1950 से लेकर 53 में जो है कालीबंगा के उत्खनन कार्य में अमलानंद घोष का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने जो है 1952 में इस स्थल की खोज की और इसे हड़प्पा सभ्यता के हिस्से के रूप में पहचाना। इनके अलावा जो है बीबी लाल और बी.के. थापर ने जो है 1960 से 1969 के बीच तक उत्खनन कार्य किया है। तो कौन कौन है बीबी लाल और बी.के. थापर 1959 से 1969 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके विरुद्ध क्षेत्री रचना
आर रो नाउ, यहाँ से नहीं है यहाँ रो है, तो आपको बताना है विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार के का क्या नाम है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने, ऑप्शन ए है श्रीधर व्यास, ऑप्शन बी है आपके सामने राठौड़ पृथ्वीराज, और ऑप्शन सी है आपके सामने यहाँ पर दुर्सा आडा, या ऑप्शन डी है आपके सामने सूर्यमाल मिशन। तो आपको बताना है विरुद्ध क्षेत्री की रचना किसने की है, लेखक कौन है विरुद्ध क्षेत्री का। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने जो है विरुद्ध क्षेत्री की रचना की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस और गंभीरी कोठारी नदियों के तटों और घाटियों पर फैली हुई थी। तो आपको बताना है राजस्थान की कौन सी सभ्यता थी जो बनास, बेडच और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर फैली हुई थी। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी आहड़, या ऑप्शन डी बैराग। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सी सभ्यता है। आप याद कीजिए कि बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर, घाटियों पर फैली हुई है। तो बिल्कुल आहड़ की जो सभ्यता है वो इन सब क्षेत्रों में फैली हुई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी आहड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इनके बारे में देख लेते हैं सामान्य जानकारी आहड़ के बारे में। तो देखिए आहड़ नामक ताम्रयुगीन सभ्यता जो है उदयपुर में आयड़ या बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। तो आहड़ नामक ताम्रयुगीन, आहड़ कैसी सभ्यता है, आहड़ ताम्रयुगीन है। आहड़ कहां पर, उदयपुर में जो आयड़ या बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। और ये जो आहड़ सभ्यता का विकास है वो बनास नदी घाटी में माना जाता है। तो आहड़ सभ्यता का विकास कहां माना जाता है, आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है। और बात करें अगर 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो ये जब 10वीं 11वीं शताब्दी की बात है, बिल्कुल ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है धूलकोट भी है। तो इसका अन्य नाम धूलकोट इसलिए है क्योंकि ये धूल का बड़ा हुआ दड़ा उसके नीचे खनन कार्य से मिली है, इसलिए इसका नाम धूलकोट भी है। और इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो है सर्वप्रथम वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तो आहड़ का उत्खनन किसने किया, आहड़ का उत्खनन है जो आपके 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पर अन्य कई लोगों ने भी उत्खनन कार्य किया है, उनमें यहाँ पर व्यापक उत्खनन कार्य जो है RC अग्रवाल ने 1954 में करवाया था। तो 1954 में जो है RC अग्रवाल ने करवाया, शुरुआत जो है अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। फिर 1961-62 में जो है यहाँ VN मिश्र और HD सांकलिया ने भी उत्खनन करवाया था। तो यहाँ पर कंटिन्यू जो है उत्खनन जारी रहा था। तो ये जो आहड़ सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे में किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। तो आपको बताना है बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसके अंदर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। ऑप्शन ए जयमल पत्ता, ऑप्शन बी राव दलपत करण सिंह, या ऑप्शन सी गोरा बादल, या ऑप्शन डी भैरूजी कल्ला जी। तो यहाँ पर आपको बताना है बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है, किला है, उसके अंदर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं। तो देखिए इस दुर्ग के अंदर जो है आपकी जयमल व पत्ता नामक जो वीर थे उनकी जो है मूर्तियां स्थित है। जयमल पत्ता जो कि काफी वीरता से लड़ते हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो आपको बताना है राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक जिले जो कि सर्वोच्च कौन कौन से, जहां से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने जयपुर, अजमेर और नागौर, ऑप्शन बी है आपके सामने कोटा, बूंदी और यहाँ पर बारां, या ऑप्शन सी है जोधपुर, पाली या सिरोही, या ऑप्शन डी आपके सामने अलवर, भरतपुर और दौसा। तो आपको बताना है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोटा, बूंदी और बारां। कोटा, बूंदी और बारां जिले हैं वहां पर सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोटा, बूंदी और बारां। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है।
ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, या ऑप्शन सी जैसलमेर, या ऑप्शन डी पाली। तो आपको बताना है बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जोधपुर। बाप बोल्डर बेड या बाप बोल्डर क्ले है वो आपके जोधपुर में स्थित है। देख लेते हैं सामान्य जानकारी। तो देखिए बाप बोल्डर बेड है वो एक भौगोलिक विशेषता है जो बाप गांव जोधपुर के पास पाई जाती है, जो कि पूरा जीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के अवशेषों की पहचान से बनी है। इन्हें हिमवाहित माना जाता है और ये जो है क्षेत्र हिमवाहित अवशेषों से बना है जिसमें बोल्डर, चिकनी मिट्टी और रेत शामिल है। तो ये पर आपके कहां पर है, ये बाप गांव जोधपुर में है, इसलिए इसका नाम बाप बोल्डर बेड या बाप बोल्डर क्ले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 33, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नी है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सी जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पर मिंजर, ऑप्शन बी है आपके सोन मिर्गला, ऑप्शन सी है आपके यहाँ पर लीलटास, या ऑप्शन डी है आपके यहाँ पर माइड से हेलो। तो आपको बताना है इनमें से जो कौन सी रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सोन मिर्गला जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। बाकी मिंजर, लीलटास और माइड रो हेलो जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके जिलों में पाई जाने वाली डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो डामोर जनजाति है वो राजस्थान के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, या ऑप्शन बी है आपके सामने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ऑप्शन सी है सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी, या ऑप्शन डी है कोटा, बारा और झालावाड़। तो आपको बताना है जो डामोर जनजाति है राजस्थान में वो मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। तो ये जो डामोर जनजाति है वो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में जो है मुख्यतः पाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी मालवीरी उपबोली है। ऑप्शन ए काठेड़ी, ऑप्शन बी थड़ी, ऑप्शन सी अलवरी, या ऑप्शन डी रांगड़ी। तो आपको बताना है कि मालवीरी उपबोली कौन सी है, क्या काठेड़ी है, थड़ी है, अलवरी है या रांगड़ी है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी रांगड़ी जो है मालवीरी उपबोली है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया। तो आपको बताना है जयपुर का कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह है वो शहजादे सलीम के साथ 1585 में किया। ऑप्शन ए बारमल, ऑप्शन बी भगवंत दास, ऑप्शन सी मान सिंह, या ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह। तो आपको बताना है जयपुर का कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह है वो शहजादी सलीम के साथ किया था। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भगवंत दास। भगवंत दास ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है शहजादी सलीम के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक तो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है वह जिला कौन सा है। ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन 2 यहाँ पर बारा, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी जोधपुर। तो आपको बताना है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जोधपुर। जोधपुर में जो आपकी इस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लूणी बेसिन, ऑप्शन बी माई बेसिन, ऑप्शन सी बनास बेसिन, या ऑप्शन डी चंबल बेसिन। तो आपको बताना राजस्थान में मुख्यतः बीड़ कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत
इजी प्रश्न है, ज्यादा टफ नहीं है, आप सब जानते होंगे। राजस्थान में जो बीड़ है वो मुख्यतः संबल बेसिन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके, निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी पीपाजी, ऑप्शन सी जाम्बोजी या ऑप्शन डी रामदास। तो आपको बताना है गुरु गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली थी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी जाम्बोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? ऑप्शन ए दजिया, ऑप्शन बी दीपा, ऑप्शन सी कुमारी या ऑप्शन डी खील। तो आपको बताना है राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं और ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, कृषि की विभिन्न विधियों के नाम। तो देखिए ये जो विधि है इसको दजिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि है उसको दजिया के नाम से जाना जाता है, उस विधि को दजिया कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पर आज क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। पर वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन से जुड़ी अपडेट है निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो निरंतर मिलते रहें। आपकी जिज्ञासा सुझाव वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।